खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब। प्रवासियों को ले जाने लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की अनुमति मिल गई है। इस बारे में पूरी बात की जाएगी और पूरे क्वारंटाइन लोगों की स्थिति, रामगंज की स्थिति और तमाम जो इससे जुड़े पहलू हैं उसके बारे में बात की जाएगी। हमारे साथ मुख्य सचिव डीबी गुप्ता हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितना बड़ा इनिशिएटिव था राज्य सरकार का कि प्रवासियों को लाने ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की पहले तो मंजूरी लेने की बात थी और फिर स्पेशल ट्रेन की, कितना बड़ा अचीवमेंट था और क्या कैसे इसको फुलफ़िल किया गया? ये आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसमें सबसे पहले तो हमने सोमवार से एक रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू किया कि कितने लोग राजस्थान से अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं और अन्य राज्यों में जो राजस्थानी फंसे हुए हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। और ये हालात हुए हैं कि हमारे पूरे 235 लाइनें हैं, पूरे समय बुकड चल रही हैं और इस समय तक हमारा 10 लाख के करीब का फिगर रजिस्टर हो चुका है। और इस 10 लाख में से 8 लाख के से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अन्य राज्यों से राजस्थान में आना चाहते हैं, राजस्थानी जो अन्य राज्यों में थे, और करीब 2.25 लाख के बीच में नंबर है जो कि यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। अब जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो है महाराष्ट्र का, जिसमें 2.25 लाख लोग जो राजस्थान आना चाहते हैं। इसी तरह के बड़े नंबर हैं कर्नाटका का, कर्नाटका, तमिलनाडु से भी आना चाह रहे हैं, गुजरात से बहुत लोग आना चाह रहे हैं, यूपी से आना चाह रहे हैं, बिहार से आना चाह रहे हैं। तो ये अलग अलग ज़िले हैं, मतलब हमने अलग अलग राज्यों के ज़िलेवार कितने लोग रजिस्टर्ड हैं उनके मोबाइल नंबर सहित हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। अब हमारे राज्य के जो नोडल ऑफिसर्स हैं अन्य राज्यों के नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करके और इस सब को सुगम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि सबसे पहले जब ये काम के लिए कहा गया तो उस समय 2 राज्यों को के ऊपर छोड़ दिया गया और राइटिंग के ऊपर भी किसी तरह की कोई भी हमारे पास लिखित में कोई सहमति नहीं थी। तो मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा ये कहा गया और इसको टेकअप किया गया सेंटर से और हमने भी किया कि हमको एक तो राइटिंग में दिया जाए। तो वो राइटिंग में आ गया फर्स्ट राउंड में। फिर ये बात आई कि जब हमने रजिस्ट्रेशन में देखा कि ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र और केरल और कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना वगैरह से आने हैं, अब कितनी बसें लगाएंगे और कैसे उनको लाएंगे और इतना बड़ी जर्नी कैसे आसानी से हो सकती है। तो हमने ट्रेन के लिए, स्पेशल ट्रेन्स के लिए इसमें दबाव डालना शुरू किया। अल्टीमेटली कल दोपहर में मेरे पास में होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ोन आया कि हम कुछ राज्यों में इसको अलाउ कर रहे हैं, जिसमें से राजस्थान भी है, और पहला फ़ोन शायद उन्होंने मुझे ही किया था, कुछ अन्य राज्यों को बाद में किया। और ये सब होने के बाद में हमारे पास, मैं ये बताना चाहूँगा, जो अभी मोटी मोटी व्यवस्था है, क्योंकि अभी क्रिस्टलाइज होना बाकी है, 5 ट्रेनें रोज़ राजस्थान को दी जाएंगी। एक ट्रेन के अंदर 1200 लोग होंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके भेजा जाएगा। तो 1200 लोग और 5 ट्रेन, यानी रोज़ के 6000 लोग हम यहाँ से निकाल पाएंगे और वहाँ से वो ट्रेन वापस में लेकर के लोगों को आएगी। तो 6-6 हज़ार का हमारा इस तरह से आदान प्रदान होगा। आज जो ट्रेन है, 2 ट्रायल ट्रेन आज से शुरू होने की बात है, आज शाम से चलेंगी। और आज एक ट्रेन दी गई है हमको जयपुर में और एक ट्रेन दी गई है कोटा में। तो कोटा में हम फर्स्ट राउंड में, जो कोटा में फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं वो अधिकांश जा चुके हैं। बिहार और झारखंड ने पहले लेने से मना कर दिया था। अब हम उनके बिहार के स्टूडेंट्स को 1200 करके करीब 10,500 हमारे इसके बिहार के हैं और 2,838 हमारे पास झारखंड के हैं। इनको हम फर्स्ट राउंड में भेजेंगे। जो हमारे पास श्रमिक बचे हुए हैं जो कैंपों में थे इतने दिनों से, उनको फर्स्ट राउंड में भेजेंगे। उसके बाद अन्य लोगों की प्राथमिकता होगी। करीब करीब कितने दिन मोटा अनुमान माना जा रहा है कि ये हो जाएगा पूरा जो आवागमन का दौर है, कब तक हो सकता है पूरा? देखिए, कब तक वाला तो बहुत बड़ी समस्या, कंस्ट्रेंट है नंबर की, क्योंकि हमारे पास नंबर है 10 लाख का और जाएंगे रोज़ाना 6000, 5 ट्रेन में 1200 के हिसाब से। तो लेकिन पहली चीज़ तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा मैं पब्लिक के लिए कि ये अनवरत प्रक्रिया रहेगी। 5 तो कम से कम हमको सुनिश्चित की जाएंगी। आगे अगर दिखता है और ज़रूरत है और उनके पास व्यवस्था है तो ट्रेन का नंबर बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी हम 5 के हिसाब से प्लानिंग करें तो हमको सबसे पहले जो वनरेबल सेक्शन है, यानी फंसे हुए श्रमिक,
और फंसे हुए बच्चे, इनको हम प्रायोरिटी में निकालेंगे। इसके बाद जो परिवार से अलग थलग हो गए हैं, फंस गए हैं यहाँ पर या बाहर, उनको हम देंगे। प्रेग्नेंट वेमेन और जो बूढ़े लोग हैं उनको प्राथमिकता देंगे, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये मुफ्त की व्यवस्था रेलवे की तरफ से नहीं है। इसके लिए पेमेंट बेसिस पे होगा और पेमेंट हर रूट का रेलवे तय करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, रेलवे मिनिस्ट्री से, जो जैसे मान लें कोटा पटना, कोटा रांची, कोटा बेंगलोर, जयपुर बेंगलोर, जयपुर चेन्नई, हर रूट का एक अलग कॉस्ट होगा, स्टैंडर्ड होगा। कोई एसी वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, ये जनरल ट्रेन्स होंगी और उसी एक ही प्रकार के डब्बे होंगे। तो उसमें, और ये एंड टू एंड ट्रेन होंगी, ये रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगी, ना जंजीर खींचने वाली व्यवस्था रहेगी, ना किसी तरह का। ये ट्रेन मान लें हम कोटा से पटना भेज रहे हैं, तो कोटा फर्स्ट पॉइंट होगा जहाँ से वो अलाइट करेंगे और जहाँ पर पटना में उतरेंगे, बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी। खाने पीने की व्यवस्था ट्रेन के अंदर ही रहेगी। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि लगातार फिगर जो है मौतों का भी बढ़ रहा है और जो जांच में जो निकल कर सामने आ रहे हैं पॉजिटिव, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो इसका कारण क्या ये माने कि हम जांच ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हम ज़्यादा दायरा बढ़ा रहे हैं, इस कारण से हो रहा है? देखिए, हमारी पॉलिसी सरकार की शुरू से रही है कि जांच अधिक से अधिक हो। जितनी जल्दी जांच होंगी उतना ही जल्दी हमको पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान हो सकेगी और हम उसको अलग थलग भी कर सकेंगे और ट्रीट भी कर सकेंगे। लेकिन अब समस्या आती है, कंस्ट्रेंट है हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी, और टेस्टिंग कैपेसिटी के साथ टेस्टिंग किट्स की उपलब्धता। तो हमने जब शुरू किया था ये कोविड का सफ़र, तब ये 100 प्रतिदिन की हमारी व्यवस्था थी और उसके भी टेस्ट के लिए पुणे भेजना पड़ता था हमको, नेशनल वायरोलॉजी लैब में। आज ये स्थिति हो गई है कि हमारे कई सारी लैब, 10 लैब्स अलग अलग जगहों पर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं और अब हम खुद ही रिज़ल्ट को देने में, फाइनल करने में सक्षम हैं। और जो फैसिलिटी 100 के सफ़र से शुरू हुई, आज हमारे पास परसों तक 4000 की कैपेसिटी थी। अब हमारी कई नई लैब को भी कल सैंक्शन मिली है, आज मिल जाएगी, तो उसको मिला के 9000 हो जाएगी। और हमारी कल परसों तक हम टारगेट कर रहे हैं 10,000, जो हमारा लक्ष्य था कि 10,000 की कैपेसिटी तक हम पहुंच जाएंगे। उसमें कुछ प्राइवेट लैब्स भी शामिल हैं, जैसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लैब है, उसको भी शामिल है कर रहे हैं। हमारे एम्स जोधपुर का भी वो है और DMRC जोधपुर का भी है। बाकी अन्य हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं सब पे, इंक्लूडिंग भीलवाड़ा वगैरह, डूंगरपुर, ऐसी जगहों पे भी लैब्स स्थापित हो गई हैं और टेस्टिंग शुरू हो गई है। तो अब अगर 10,000 की कैपेसिटी है तो अब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी समस्या ये हुई कि हमने बहुत सैंपल उठा लिए रामगंज एरिया से या जयपुर में या आसपास के एरिया से। अब वो सैंपल इतने दिन के इकट्ठे हो गए कि वहाँ पर रोज़ हम कर पा रहे हैं 2,500-3,000 हज़ार के बीच में, और सैंपल आ रहे हैं उससे ज़्यादा। अब बैकलॉग होता है तो 2 समस्याएं होती हैं कि जो कई दिन पुराना सैंपल है वो, उसका रिज़ल्ट ख़राब ना हो जाए, तो उनको हमको -70 डिग्री और इस तरह के टेम्परेचर में उसको रखना पड़ता है, तो वो ख़र्चा भी बढ़ता है। तो क्यों हम इतना सैम्पलिंग करें, जो उतना ही सैंपल करें जितना कि हम टेस्ट करने में सक्षम हैं, और अधिक से अधिक 72 घंटे में उसके रिज़ल्ट आ जाएं, ये हम टारगेट करके चल रहे थे। लेकिन एक तो ये हुआ कि हमने कैपेसिटी बढ़ा ली। दूसरा जो बड़ी चीज़ है वो है कि हमने एक मशीन अभी लेटेस्ट अप्रूव हुई है, और वो 6 करोड़ की एक मशीन है, एक जयपुर के लिए और एक जोधपुर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के लिए। 2 की हमने सैंक्शन कर दी हैं, वो मशीनें आ गई हैं और कस्टम्स तक पहुंच गई हैं। कस्टम्स क्लियरेंस होकर के अब ये लगेंगी, और जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो एक मशीन 4-4 हज़ार टेस्ट एक दिन में करती है। PPE किट हुआ या वेंटिलेटर हुआ, ये हमेशा से ही इसकी उपलब्धता एक चिंता का विषय रही है। तो अब क्या पोजीशन है, क्योंकि बिना टेंडर के इनकी खरीद के आपने निर्देश दे दिए थे, और अब क्या पोजीशन है, बिना टेंडर के खरीद हो गई, और अब कितनी और रिक्वायरमेंट आ रही है? देखिए, अब कितनी रिक्वायरमेंट वाला तो प्रश्न नहीं है, ये तो लगातार हर रोज़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि PPE किट तो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा काम नहीं आता, और यही मास्क के साथ होता है। मास्क में ज़रूर है कि कुछ कुछ दिनों में उनको रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई जनरली करता नहीं है और उसको एक बार डिस्पोजल ही किया जाता है तरीके से। तो अब उसको देखते हुए हमने रोज़ की डिमांड कितनी है
और एक सप्लाई तो हमारे पास आती है ICMR दिल्ली से, और वो जो सप्लाई आती है वो हमारे हर स्टेट को एलोकेशन होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से मुफ्त में मिलती है। तो हम पहला तो वो कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक सप्लाई वहाँ से ले लें। जो गैप रह जाता है उसको, क्योंकि अब टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमने सारी कंपनियों के कोर्ट कॉरपोरेशन जो है हमारा राजस्थान स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन, वहाँ पर वो उन्होंने कोटेशन ले रखे हैं। एक लेटेस्ट कोट उनके पास क्योंकि सूची है, वो तुरंत जिस दिन उनको ज़रूरत होती है तो उस दिन का कोट ले करके जो लोएस्ट होता है उसको वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। टेंडर नहीं किया जाता फॉर्मल रूप से। वेंटिलेटर की क्या स्थिति है सर? देखिए, वेंटिलेटर के बारे में काफ़ी हंगामा शुरू में रहा, हमको भी एक डर रहा कि इतने वेंटिलेटर कहाँ से लाएंगे, लेकिन ये स्थिति मैं आपको बता दूं कि इतने केसेस आ गए अब हमारे पास, जो मतलब 2500 के ऊपर नंबर निकल चुका। वेंटिलेटर पे लोग बिल्कुल भी नहीं गए हैं। इसमें 3-4 केसेस जिनमें पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, खाली वही लोग वेंटिलेटर तक ले जाने की ज़रूरत पड़ी। वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है, अभी तो ऑक्सीजन की ही ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यंगर लॉट जिनमें साधारणतया कोई बीमारी नहीं है, वो थोड़ा अलगाव करके और थोड़ा ट्रीटमेंट से अपने आप ही ठीक होता जा रहा है। कोई ना ऑक्सीजन ना वेंटिलेटर की उसको ज़रूरत पड़ी है। तो जब ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो उसकी क्राइसिस की बात नहीं है, लेकिन हमारी वेंटिलेटर प्रायोरिटी है, ICU प्रायोरिटी है। इसके नाम पर हमने अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मजबूत करने की इसमें तैयारी कर ली है, और जो MLA फंड होता है हर साल 450 करोड़, उसके लिए डिसीज़न लिया गया है कि जो अभी जो वर्तमान ईयर है यानी 2021, उसमें पुराना बैलेंस, 2021 का जो बैलेंस रह गया है वो, और 21-22 का संपूर्ण 450 करोड़ जो MLAs हैं उनके डिस्क्रिशन पे होगा, लेकिन वो खर्च सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जाएगा। एक सरकारी कर्मचारियों की डिमांड रही और जिसमें आपकी भी बड़ी भूमिका रही कि कम से कम अप्रैल मई का जो वेतन है उनका वो पूरा दिया जाए, इंक्लूडिंग IAS अधिकारी, RAS अधिकारी। किस तरह से रहा ये प्रोसेस और अब क्या उन्हें पूरा वेतन मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए कि कोई भी राज्य सरकार अनावश्यक रूप से राज्य कर्मचारियों को परेशानी में नहीं डालना चाहती, लेकिन जब ये एक बार वो कोविड का प्रकोप आया और मार्च में ऐसी स्थितियां बनी, तो सभी राज्य कर्मचारियों को भी खुद को अंदर से ये फील हुआ कि हमको भी कुछ मतलब कुछ इसमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें वित्तीय संसाधन जुटाने का भी हो। तो हमने एक और जैसे IAS, RAS और अन्य जो स्टेट सर्विस एसोसिएशंस हैं, IPS, IFS वाली भी, ऑल इंडिया सर्विस, सबकी एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि हम 5 दिवस का अपना जो वेतन है वो CM रिलीफ फंड में देंगे। दूसरा बात आई कि उसके बाद हमको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे कैंपों में लोग उस समय थे, श्रमिक लोग सड़कों पे आ गए थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी, डेस्टिट्यूट्स थे जो बेरोज़गार हो गए और उनको खाने पीने की प्रॉब्लम थी। तो भामाशाह NGO सबसे अपील तो की गई, लेकिन साथ साथ उस समय सोचा गया कि इस समय लिक्विडिटी की वहाँ ज़रूरत है। तो हमने अपनी सैलरी जो थी उनके बारे में डिसीज़न किए कि जो हायर लेवल के लोग हैं वो 60% उनकी सैलरी डेफ़र की जाए, और जो नीचे थोड़ा जिनकी कम सैलरी हैं उनके लिए 30% की। तो वो डेफर्ड हैं, जब भी माली हालत ठीक होगी तो राज्य की आर्थिक, तो उस समय फिर इनको वो डेफर्ड पैसा मिल जाएगा। लेकिन हमने एक उसमें क्लॉज कर दिया है कि इस दौरान यदि कोई रिटायर हो रहा है तो उसका पैसा डेफर्ड नहीं रखा जाएगा, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, तो ताकि किसी प्रकार की उसके PPO पेंशन ऑर्डर बनने में किसी तरह की असुविधा ना हो। लेकिन ये कोई बड़े त्याग की बात नहीं है, मतलब बात ये हमने अंदर से सोच करके अपनी जिम्मेदारी मान करके किया। लेकिन ये बात सही है कि नीचे का वर्ग जो क्लास 4 हैं, LDCs हैं, जिनकी बहुत थोड़ी तनख्वाह है, बहुत बड़ा पैसा डेफर होने के बाद कई बार उनको लोन चुकाने में, अन्य उनकी लाइबिलिटीज़ थी, उनको पूरा करने में दिक्कतें आईं। उन्होंने हमसे अपील की कि साहब वो ये दिक्कतें हो रही हैं। तो हमने ये लिया कि अगर हमारे पास सारा लिक्विडिटी जुट जाती है, अन्य कामों को, ज़रूरी कामों को रखते हुए अगर हम पूरा पैसा दे सकें तो हम पूरा ही पैसा देने की कोशिश करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सारा कैलकुलेशन किया, मुख्यमंत्री जी से इसमें बातचीत की गई और अप्रैल माह की बिना कटौती के सबका वेतन दिया जा चुका है।
राजस्व की एक बड़ी दिक्कत है। करीब करीब हम माने तो लक्ष्य के मुताबिक करीब 30% ही राजस्व अर्जित हो पाया, और जाहिर सी बात है कि कोरोना संकट के चलते इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। इसको कैसे दूर किया जाएगा, और इसमें जो अलग से कमेटी बनी थी जो अर्थव्यवस्था सुधारने में, उसकी क्या राय है, और आगे इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि रेवेन्यूज़ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और मार्च तक हमारा लास्ट जब ये लॉकडाउन हुआ तो उन अंतिम 10 दिन में सबसे अधिक पैसा फाइनेंशियल ईयर में मार्च के अंत में ही आता है। तो वो हमारा 3,500 करोड़ रुपया उसमें रह गया, और अप्रैल माह में भी यही स्थिति कमोबेश बनी है। और काफ़ी बड़ा मतलब मुश्किल से 25% ही रेवेन्यू आने की संभावना बनी हुई है। और जब तक ये हमारी फैक्ट्रीज़ और अन्य जो हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं चलेंगी तो अर्थव्यवस्था में बुयंसी आने की संभावना भी तब तक तो बनती नहीं है। लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो कंजम्पशन करेंगे और एक साइकिल बनेगी, तभी जाकर के धीरे धीरे ही पटरी पे अर्थव्यवस्था आएगी। एक ऐसा डैमेज हुआ है कि जिससे उबरने में राज्य को भी देश को भी बहुत समय लगने वाला है। अभी हमारी एक्सपोर्ट्स की सारी यूनिट्स बंद हो गई हैं वहाँ पर, क्योंकि अन्य देशों में यही स्थिति है। इसी प्रकार से जो लेबर का पलायन हो गया है, तो फैक्ट्रीज़ कागज़ों में खुल जाएं, जब तक लेबर नहीं मिलेगी तो उसमें समस्याएं रहेंगी प्रोडक्शन में। लेकिन अच्छी खुशी की बात यह है कि जैसे कुछ हमारे गांव से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं, नरेगा में अब तक 10 लाख से ऊपर की लेबर लग चुकी है। ये लेबर को हमारा प्रयास है कि 20-25 लाख तक ले जाएं, ताकि वहाँ लोगों को कम से कम रोज़गार मिल जाए और उनके हाथ में कुछ परचेजिंग पावर आए। फैक्ट्रीज़ का हम कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों में एक जुनून है, ज़िद है कि एक बार तो हमको अपने घर जाना है। अब उसमें जब ये घर जाएंगे तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चलेगा तभी वापस आने की स्थिति बनेगी। तो अभी कई महीने उस स्थिति में उबरने में लग जाएंगे। लेकिन जो आपने कमेटी की बात कही, कमेटी ने काफ़ी अच्छे डिसीज़न दिए हैं, उसके मतलब अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी हैं। उसमें दोनों बातें हैं, कुछ तो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से उठाई हैं, जैसे ग्रांट देने की बात, FRBM के तहत जो हमारी ऋण की सीमा है 3% की, उसको 5 करने की बात, इंटरेस्ट फ्री लोन की बात, वेज एंड मीन्स एडवांस में बढ़ोतरी और इंटरेस्ट फ्री बढ़ोतरी की बात। ये कई चीज़ें वहाँ पर जो हमने टेकअप की हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उनका ग्रुप काम कर रहा है। अब हम यहाँ भी उनके ऊपर डेलिब्रेशंस करेंगे और कहाँ पर कुछ कड़े फैसले अब हमको लेने होंगे, और कुछ हमको खर्चों को कम करना पड़ेगा अनावश्यक, और कुछ हमारे को और फर्दर सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। और दूसरी मतलब एक सोच कि जो हमारा अब रेवेन्यू का एक प्रोजेक्शन हम करेंगे कि यदि लॉकडाउन यहाँ तक रहता है तो इतना लॉस होगा, अगर यहाँ तक रहता है तो एक हमको अजम्पशंस के बेसिस पे आगे के प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे। उन प्रोजेक्शन को देखते हुए रेवेन्यू के जितनी हमारे पास स्थिति होगी उसके हिसाब से उसको प्लानिंग को किया जाए। एक है ब्यूरोक्रेसी किस तरह से बिहेव कर रही, क्योंकि कई बार हमने ये देखा कि तालमेल की कमी कहीं देखने को मिली, या कई बार ऐसी शिकायतें आई फ़ोन रिसीव नहीं होते या इस तरह के, तो उसमें आपकी अहम भूमिका रही है तालमेल में। किस तरह से इसे पूरा दूर किया और आगे कैसे इसमें ब्यूरोक्रेसी में विश्वास बनाने की कोशिश की? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में दोनों बात कहूँगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ही है जो इस समय इस कठिन परिस्थिति में एकजुट होकर के डिलीवर भी कर रही है। ब्यूरोक्रेसी एक लार्जर टर्म है, उसमें सिविल प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन भी है, चिकित्सा वाला प्रशासन भी है, अन्य व्यक्ति भी हैं, एक सफाई कर्मी भी एक प्रशासन का पार्ट है, एक ड्राइवर भी प्रशासन का पार्ट है जो गाड़ियों से सप्लाई कर रहा है। ये एक पूरी चेन है, और इसके अंदर अगर वो नहीं करती, इस कठिनाई के समय में भाग जाती। अब कई जगह पर लोगों ने इजी रास्ता भी अपनाया है, कुछ को तो बंद किया गया है, लेकिन जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हम चाहते हैं उनका पूरा स्टाफ आए और पूरी तरह से वहाँ काम हो, लेकिन बहुत हॉस्पिटल्स में ये बात आ रही है कि डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, और लगभग बहुत इमरजेंसीज़ को छोड़ के वो मतलब बंद से पड़े हैं। तो इसमें हमारी समस्या ये थी कि जो हॉस्पिटल हैं सरकारी, वो बड़े हॉस्पिटल SMS जैसा वो कोविड में आ गया काम। अब कोविड के होते हुए लोग अन्य बीमारियों वाले वहाँ जाने में अब डरते हैं। तो अब हमको
ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी कि नॉन कोविड एक्टिविटीज़ के लिए भी अलग से उसको व्यवस्था को बनाया जाए। फिर सिविल जब हमने कर्फ्यू लगाए तो वहाँ पर सप्लाईज़ की बात आई, तो शुरू में सप्लाई हुई, बाद में आया कि कर्फ्यू में आटा चक्की बंद हो गई, तो गेहूँ देंगे तो वो पिसेगा कैसे, तो वो फिर हमको गेहूँ की जगह आटा बदलने की बात आई। फिर होम डिलीवरी की बात आई, फिर हमने धीरे धीरे चेंज को, तो जैसे जैसे परिस्थितियाँ सामने आई, मुश्किलात सामने आए, चैलेंजेस सामने आए, तो उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटेजी को बदलते गए। अब जहाँ तक आपने कहा फ़ोन नहीं उठाने की बात है, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि मंडे से लेकर के आज कितना, आज फ्राइडे है, अभी पूरे 5 दिन भी नहीं हुए हैं। इस 4 दिन में लगभग हमारे पास 10 लाख का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ये लोग, यही लोग तो कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के। अब क्या होता है कि अगर आपको दिन में 1000 कॉल आएंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, फ़ोन भी गर्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन हमने व्यवस्था रखी है कि अब 181 में लोग कहते हैं कि लोग फ़ोन नहीं उठाते, वहाँ अगर नहीं उठाते तो 10 लाख का रजिस्ट्रेशन कैसे होता। वो लाइनें बिज़ी रहती हैं, 235 लाइनें हमने लगा रखी हैं, उससे अधिक अब थोड़े दिन की परेशानी है, अब धीरे धीरे स्लो डाउन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 12 लाख के नीचे नीचे ये कहीं फिगर ठहर जाएगा। जब उनको दिखेगा ट्रेनें चल रही हैं, आगे जाके बस भी चलेंगी, तो फिर मेरे ख्याल से जो आपाधापी का है कि हम पता नहीं कभी जा पाएंगे, तो जो मिले उसमें पहुंच जाएं, वो वाला माहौल भी ख़त्म होगा। तो ये सब होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो मतलब मैंने अपनी 37 साल की सर्विस में इतनी एकजुटता कहीं देखी नहीं कि जिसके अंदर समस्त वर्ग कंधे से कंधा मिला करके इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे रहे हैं। और इसमें कोई सीनियर जूनियर की बात नहीं, सब मिल कर के काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी हमारे साथ रोज़ाना बैठते हैं और सवेरे से शाम तक हम मिलजुल करके डिसीज़न लेते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है काम करने के तरीके में, अंतिम डिसीज़न एक होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और राजस्थान इसमें मैं यही कह सकता हूँ, बोल्ड डिसीजंस लेने में, इनिशिएटिव लेने में अग्रणी राज्य रहा है पूरे देश में। रामगंज की क्या स्थिति है, और अब होम डिलीवरी की, चूँकि पहले जो समस्या आई थी अब शायद नहीं आ रही है, तो होम डिलीवरी की ओवरऑल जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें क्या स्थिति है, क्या होम डिलीवरी सक्सेसफुल हो रही है? होम डिलीवरी अब रामगंज में पूरी तरह से सक्सेसफुल है, कोई शिकायत आनी ही बंद हो गई हैं। शुरू में बहुत शिकायतें रही थी, तो उसमें दुकानें क्योंकि पूरी तरह से खुली नहीं थी कर्फ्यू लगते समय, लेकिन धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं की और दवाइयों की, फल सब्जियों की, सबकी होम डिलीवरी की व्यवस्था हो गई है और अब वहाँ से शिकायत नहीं है। जहाँ तक केसेस की बात है, केसेस लगातार अभी भी आ रहे हैं वहाँ से, रोज़ाना के हमारे पास कुछ केसेस, 20-25 केसेस निकल आते हैं। लेकिन एक तो डबलिंग रेट हमारी बहुत कम हो गई, मतलब डबल होने का अंतराल बढ़ गया है। पहले ये 4-5 दिन में डबल था, फिर 7 दिन में गया, 10 दिन में गया, आज 13 दिन में डबलिंग की रेट आ गई है। तो इवन हमारे जो हॉटस्पॉट ज़िले हैं, जिसमें जयपुर भी शामिल है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, भरतपुर है, जिनमें 100 से अधिक केस हो चुके हैं, उनमें डबलिंग रेट भी 12 पे है। ओवरऑल स्टेट की हमारी 13 पे डबलिंग रेट है। तो यानी अब स्लो डाउन हो रहा है और जो ग्रोथ रेट का कर्व है वो हमारा थोड़ा सा स्लो डाउन होने से आगे मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इस पर काबू पाया जाएगा। डर हमको यही है कि जब तक वो कंटेंड है और उसको हम ट्रेस कर पा रहे हैं, तब तक नंबर से डरने की बात नहीं है। कि आज हमें पता है कि रामगंज में इस मोहल्ले में इस जगह पर ये केस है जो इनके 5 लोगों के कांटेक्ट में आया, उन 5 में से 3 पॉजिटिव आ गए, तो हमें पता है कि वो कहाँ से पॉजिटिव हुए। समस्या वहाँ शुरू होती है कि हमको मिलते जाएं केसेस और हम उसको ट्रेस ही नहीं कर पाएँ कि वो कहाँ से इन्फेक्ट हो रहा है, तब जाके वो कम्युनिटी स्प्रेड वाली बात आती है। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तो मैं यही मानता हूँ और मेडिकल डिपार्टमेंट का यही मानना है कि स्थिति काबू में। आम जनता के मन में एक ही सवाल है कि लॉकडाउन 2.0 या 3 मई के बाद क्या स्थिति होगी और क्या इसके लिए एक्शन प्लान है राज्य सरकार का? देखिए, राज्य सरकार से पहले तो केंद्र सरकार का क्या निर्देश आते हैं वो 3 तारीख को ही पता चलेंगे। तो जैसे 2.0 में उन्होंने कुछ ग्रामीण एरिया खोलने की बात करी, शहरी एरिया में लिमिटेड रूप से बात करी, अब फर्दर और खोला जाएगा, ये मेरा निश्चित मानना है। क्योंकि हर बार नई कुछ ना कुछ चीज़ तो हमको आगे बढ़ानी पड़ेगी। हम बहुत लॉकडाउन करके बंद करके लंबे समय तक नहीं चल सकते। वुहान भी 78 दिनों बाद तो खुला ही था। अब इसी तरह से सब जगह धीरे धीरे खुल रहे हैं, इटली, स्पेन, अमेरिका, सब। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है और मतलब केंद्र सरकार क्या फ़ैसला लेती है वो तो है ही है, लेकिन कुछ जगह पर बंधन खोले जाएंगे
और शायद ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में मूवमेंट को बढ़ाया जाए, अनुमति किया जाए। फिर दूसरा है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट हम कुछ ना कुछ आवागमन को बढ़ावा देना चाहेंगे। लोग बांसवाड़ा के डूंगरपुर फंसे हैं, वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, अब अपने वाहन से जाना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में, उसको अनुमति किया जाएगा। धीरे धीरे फिर कुछ लिमिटेड वे में ट्रांसपोर्ट चलाने की बात होगी। फ़िलहाल अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की स्थिति नहीं नज़र आ रही है कि जैसे हम बसें चला दें, ट्रेन चला दें, लेकिन स्पेशल पर्पस से, स्पेशल गंतव्य स्थल तक के लिए, दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट के लिए ऐसी बसों के बारे में बात हो सकती है कि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट लोग फंसे हैं तो 100 लोगों को हमको एक्स जगह से निकाल के वाई डिस्ट्रिक्ट में ले जाना है, उतना काम होगा। अभी ये जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास ये रहेगा कि मान लें 5 लाख लोग आ जाते हैं हमारे पास जयपुर राजस्थान में, एंटर होते हैं अन्य राज्यों से हमारे राजस्थानी भाई, तो अब वो आते हैं तो पहला तो डर मेडिकल एंगल से आएगा कि वो पॉजिटिव केसेस नहीं आ जाएं, तो उनकी जांचें करनी होंगी, उनको क्वारंटाइन में रखना होगा, पब्लिक हमारा साथ दे ताकि वो निश्चित रूप से होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहें। प्लस उनको फिर अल्टीमेटली बिज़ी करना होगा, अगर वो नहीं जाते तो हमको लोकली उनको एम्प्लॉयमेंट देने की बात, तो हो सकता है कि फैक्ट्री जिनके वर्कर बाहर चले गए तो अब जो हमारे अंदर आ गए उनको लेबर की तरह से काम करके, कम से कम अनस्किल्ड लेबर तो हमको मिली जाएगी, स्किल्ड लेबर जो थोड़ी ट्रेनिंग से चाहिए वो करके हो सकती है। तो ग्रेजुअली हमको चीज़ों को, मानसिकता को अब बदलना होगा, डर की मानसिकता निकालनी होगी, सावधानी की मानसिकता ज़रूरी अपना के रखनी होगी। लेकिन शहरों के अंदर हम थोड़ा और खोलेंगे, रिको के एरिया, एक्सपोर्ट यूनिट्स, इस तरह की बातों पे हमारा ध्यान है। 3 तारीख की गाइडलाइन का वेट कर रहे हैं, जैसे ही गाइडलाइन आएंगी तो हमारे खुद के राज्य स्तर पर निर्णय उसको फाइनल किया जाएगा। आम जनता से क्या अपील है और क्या आगे के दिनों में उसको नई तरीके से अपनी सारी दिनचर्या और सब कुछ डेवलप करनी होगी, किस रूप से अपील करना चाहेंगे? आम जनता से तो वही अपील अभी बनी रहेगी, क्योंकि अभी ख़तरा गया नहीं है, तो इसलिए आपको सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अब हमारी सोच में ही बदलाव, शायद जीवन शैली में ही बदलाव आएगा और हमको लंबे समय तक इस तरह से तैयारी रखनी पड़ेगी। नई पीढ़ी तो शायद इस तरह की हालात में अपने आप समझ जाएगी, लेकिन जो पुराने लोग हैं, हमको बुज़ुर्ग लोगों को, जो बीमार, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को बचा के फैमिली में रखना पड़ेगा ताकि वो इन्फेक्ट नहीं हो। अगर वो होते हैं तो ये कोरोना वायरस उनके लिए बहुत घातक होता है। और अभी तक हमने राजस्थान में इस मामले में हमारी सफलता रही है कि डेथ रेट का परसेंटेज बहुत कम रहा है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि किसी प्रकार की भी डेथ ना हो और लोग स्वस्थ होकर वापस आएँ। तो जो एक इसको किसी प्रकार का कलंक नहीं माने कृपया। कई लोगों में एक है वायरस, किसी को कोरोना हो गया तो उससे दूर दूर बचते हैं, उससे मतलब जब ठीक हो गया तो अब वो नॉर्मल आदमी है, तो इसको किसी प्रकार के कलंक के रूप में नहीं देखें। वो बिल्कुल आम व्यक्ति है, जैसे पहले हमारे स्वाइन फ्लू और उससे पीड़ित हुए थे लोग, ठीक होकर के वापस अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वही स्थिति यहाँ पर होगी। लेकिन आप सावधानी लगातार बरतें और पब्लिक प्लेस के अंदर मास्क पे अभी हमारा कंपल्शन बना रहेगा, उसकी पालना करें। और जहाँ पर भी लॉकडाउन के जो नियम हैं उनकी पालना करें, लेकिन आपके थोड़े आने जाने और किसी कठिनाइयों के लिए हमारी लाइनें भी खुली रहेंगी और हमारे कलेक्ट्रेट्स भी उस तरह के काम कर रहे हैं। वहाँ कोई समस्या हो तो आप बताएं, और जो अपने वाहन से बाहर जाना चाहेंगे अपने वाहन से, उनको प्राथमिकता के आधार पर अब पासेस में नरमी बढ़ती जाएगी और उनको पासेस भी दिए जाएंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए अपनी जो सावधानियां रखते हुए जीवन यापन करें तो सबके लिए श्रेयस्कर होगा। आपके खुद की जीवन शैली इस दौरान कितनी बदली है कोरोना के बाद? हम देखते हैं कि शायद आप माता पिता जी से भी एक ही शहर में रहते हुए नहीं मिल पाए। ये तो मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन वो MNIT में मेरे छोटा ब्रदर है, उसके साथ रहते हैं और इस पूरे महीने से भी ज़्यादा हो चुका, 45 दिन से मैं नहीं मिल पाया हूँ उनसे, क्योंकि हमारी दिनचर्या पहले भी बिज़ी थी, लेकिन अब इस समय लगातार बैठकें चलती हैं, कोऑर्डिनेशन की बात होती हैं, VCs पे सब बातचीत होती हैं, रोज़ नए डिसीज़न होते हैं। खुद मुख्यमंत्री जी बहुत लंबा हमारे साथ बैठते हैं, देर रात तक मीटिंगें चलती हैं, तो वो समय बचता नहीं है कहीं भी आने जाने का, सोशलाइज़ करने का। फ़ोन के ऊपर ही उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले लेता हूँ। तो ठीक है, ये एक जिम्मेदारी का एहसास और कुछ कर पाने की अगर क्षमता, मतलब आपको ये एहसास कि आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं,
मेरे ख्याल से यही प्रेरित करता है। इससे कोई किसी तरह की मानसिक या शारीरिक थकान महसूस नहीं होती है। तो यह हैं मुख्य सचिव डीबी गुप्ता का कहना है कि इस कोरोना के चलते जो 45 दिनों में उनकी खुद की जीवन शैली भी बदली है और ये जीवन शैली में परिवर्तन शायद आम लोगों की दिनचर्या का भी हिस्सा होगा और आने वाले समय में लॉकडाउन 2.0 और 3 मई के बाद कुछ राहतें देखने को मिलेंगी। ज़िले से ज़िले में जाने की कुछ सुविधा मिलेगी, एक दूसरी जगह से कुछ हद तक परिवहन की सुविधा मिल सकती है और ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने की सुविधा मिल सकती है और अन्य राहतें मिल सकती हैं। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो चीफ सेक्रेटरी